Hey guys, welcome to Examshala. In this video, we are going to see some important news and editorial analysis of 29th of April 2021. But before, as we know, before getting started, kindly do like, share, subscribe our channel on YouTube, follow us on Instagram, Facebook and Telegram. Now let us move on to the main content. So जैसा कि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ हफ्तों से the paper has been covered with all the news of COVID-19 cases, oxygen supply, vaccination, deaths, rising tolls, other countries, what are the shortage, ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, वैक्सीन की शॉर्टेज हो रही है, बेड्स नहीं मिल रहे हैं, इस तरह की नेगेटिव न्यूज़ ही कमिंग आ रही है। एडिटोरियल्स भी ऑलमोस्ट उसी के हिसाब से सरकार की सिस्टम की व्यवस्था की आलोचना कर रहे हैं। ये होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा हो जाना चाहिए था, इस तरह की चीज़ें में कैसे कोविड से लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए। तो इस तरह के जो रिपीटेड आर्टिकल्स आते जा रहे हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, भले ही डेली लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट हो कि सरकार ने कल क्या डिसीजन लिया, कल से किसको वैक्सीन मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो दीज आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, so it has been very difficult to contain some important articles. That is why we are having some shortage. But today there are two important news. First is AMC, that is Ahmedabad Municipal Corporation का जो नियम था, और कोई भी सरकारी हॉस्पिटल में जो नियम होता है, दैट इज़ कि किसी भी पेशेंट को वहाँ एडमिट करने के लिए वहाँ की जो लोकल इमरजेंसी सर्विस यानी कि 108 एम्बुलेंस, ठीक है, उससे ही आपको पहले एंट्री लेनी होती है। दैट मीन्स अ पर्सन कैन ओनली बी एडमिटेड इन दैट government hospital only if he is being carried by 108 emergency national or state emergency services, unless उसको वहाँ पर एडमिट नहीं किया जाता था। ये पहले अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन AMC का जो रूल था कि कोई भी कोविड पेशेंट अनलेस कि वो 108 एम्बुलेंस के द्वारा ना लाया जाए उसे एडमिशन नहीं मिलेंगी सरकारी संस्थानों, सरकारी हॉस्पिटल्स में। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो 108 एम्बुलेंस है उनकी संख्या लिमिटेड है, और ये जो कोविड-19 केसेस हैं वो अप्रत्याशित रूप से यानी अनप्रेसिडेंटेड रूप से दे आर राइजिंग एट एन अनप्रेसिडेंटेड लेवल एंड विच आर कॉजिंग द शॉर्टेज एंड स्कैरसिटी ऑफ 108 एम्बुलेंस। फर्दर ये हो रहा था कि हॉस्पिटल्स के आगे लाइन लगी हुई हैं, बेड्स अवेलेबल नहीं थे, तो जो 108 एम्बुलेंस जिनमें खुद एक बेड, स्ट्रेचर, ऑक्सीजन की सप्लाई और टेम्परेरी व्यवस्थाएँ होती हैं टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट्स, उनमें ही पेशेंट वहीं पर रुक कर इलाज करा रहे थे जब तक कि उनको बेड नहीं मिल रहा था। एंड दैट वाज व्हाट इज़ हैपनिंग कि हॉस्पिटल के आगे 108 एम्बुलेंस की लाइन लग रही थी। 25, 30, 50, 60 एम्बुलेंस लाइन में खड़े रहते थे, क्योंकि वो जाहिर सी बात है जो पेशेंट स्टेबल कंडीशन में ही है, जो पेशेंट हॉस्पिटल के लिए लाया गया है और उसको जब तक की सीट नहीं मिलेगी उसको बाहर तो नहीं छोड़ सकते। एंड इफ़ ही इज़ एट ऑक्सीजन सपोर्ट, उसका सपोर्ट हटा कर उसे बाहर तो नहीं रख सकते। सो वो एम्बुलेंस जिसका काम था पेशेंट को लाना ले जाना, वो एक तरह का टेम्परेरी केयर गिवर बन रहा था। एंड दैट इज़ वाई ये जो नियम था कि भाई आप जब तक आप 108 एम्बुलेंस से लोगों को एडमिट नहीं करेंगे, लेके नहीं आएंगे, आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिलेगा। सो क्योंकि 108 एम्बुलेंस तो ऑलरेडी एंगेज थी, तो उनको लेकर कौन जाएगा? जाहिर सी बात है प्राइवेट व्हीकल्स या प्राइवेट एम्बुलेंस, और प्राइवेट एम्बुलेंसेस को जगह नहीं दी जा रही थी सरकारी हॉस्पिटल्स में। तो उसको संज्ञान लेते हुए आफ्टर टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन द हाई कोर्ट ऑफ गुजरात हाई कोर्ट हैज़ ऑर्डर्ड दैट नो यू शुड स्क्रैप दिस ऑर्डर, और उसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैज़ स्क्रैप द ऑर्डर। सेकेंडली, आधार रूल, जिसके पास आधार कार्ड नहीं हो उसको भी एडमिट नहीं कर रहे थे। सो इन सारे रूल्स को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर को मानते हुए ये कहा गया कि अमानवीय रूल है। आज के टाइम में जब इमरजेंसी से लोग मर रहे हैं तब आपको रूल्स, नियम, कानून बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहीं का भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जगह से आया हो, उसको हमारा कर्म है, वी आर ऑल आर ह्यूमंस and we need to provide them proper care because they are after all Indian citizens and that is why they should be given care। कोई भी हॉस्पिटल में हो, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आया हो, किसी से भी रेफ़र किया गया हो, कोई प्राइवेट व्हीकल से आया हो, कोई आधार कार्ड हो ना हो, you need to provide them proper seats if available, if not then make arrangements। so this has been clear। जब आपको पता है कि सरकार के 3 अंग होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और आज के समय में जब ये दिख रहा है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका और विधायिका जब फेल हो रही हैं, तो जुडिशरी अपना काम कर रही है, और जुडिशरी बराबर इनको फटकार लगा रही है ज़बरदस्ती। एग्जीक्यूटिव हो या लेजिस्लेचर हो, उनके काम को करवाया जा रही है, और लास्ट होप, जैसा कि आपको पता है कि अंतिम जो शरण होता है वो लोग जुडिशरी के ही लेते हैं, जजेस के ही लेते हैं, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी आज भारत में
भले ही केसेस की संख्या ज़्यादा हो, केस सॉल्व होने में समय लगता हो, लेकिन जो जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी है, ठीक है, जो न्यायपालिका की जो मान्यता है देश में, न्यायपालिका की जो व्यवस्था है, न्यायपालिका के लिए जो सम्मान है, जो आदर है, उसको हिसाब से, उसी के हिसाब से चलते हुए, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग ऑफ दैट particular stature and maintenance, the judiciary is working as per its deeds and as per its mandate to provide justice to the people, be it political, economical, social, or even health justice. Now at the time of pandemic, judiciary is playing the most crucial role and taking suo motu cognizance, स्वतः संज्ञान लेकर। कल ही हाईकोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि हम मेयर स्पेक्टेटर बन के नहीं रह सकते हैं, वी कैन नॉट बी मूक दर्शक। हम मूक दर्शक बन के नहीं देखते रहेंगे कि सरकार फेल हो रही है, लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। हम सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेंगे और ये देखेंगे। और कल ही उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जुडिशियल ऑफिसर भी अपॉइंट किया, ये देखने के लिए कि सरकारी सुविधाएं हैं, जो सरकार दावा कर रही हैं, वो सारी सुविधाएं पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही हैं तो सरकार को एफिडेविट लिख कर देना होगा, और अगर नहीं होगा तो हम राष्ट्रपति शासन की मांग करेंगे। जैसे कि दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को ये कहा है कि अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप छोड़ दीजिए, हम राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। तो इस तरह से जुडिशरी अब गेम में आ रही है, तो चीज़ें सुधर रही हैं। जो बड़ी बड़ी लचर व्यवस्था थी, लेजिस्लेचर की होगी या एग्जीक्यूटिव की होगी, जो अपना काम नहीं कर रहे थे, एक दूसरे को प्रोटोकॉल और कानूनों और नियम के बीच में फंस रहे थे, आम लोगों की परेशानियाँ बढ़ रही थी, जुडिशरी हैज़ कम इन टू पिक्चर एंड नाउ इट्स प्लेइंग मोर इम्पॉर्टेंट रोल्स। सेकेंड इज़ द रजिस्ट्रेशन। आपको सबको पता है कि 1 मई से 18+ व्यक्तियों को वैक्सीन लगने वाली है, और उसके लिए रजिस्ट्रेशन 28 मई से शुरू हो गया था। और आप लोग जो इसने रजिस्ट्रेशन कराया होगा उसको भी पता है कि शुरू होते ही वो वेबसाइट हैक हो गई थी, जैसे कि IRCTC की हैक हो जाती है, बोर्ड एग्जामिनेशन में वेबसाइट हैक हो जाती है। तो इस तरह का जो टेक्निकल डिफरेंस है, एक तरफ तो हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर प्रूविंग अस टू बी अ टेक्निकल जाइंट इन द वर्ल्ड, ओके, द सॉफ्टवेयर सिटी ऑफ द वर्ल्ड, cyber power of the world, and at the same time our websites, our applications are being hacked. They are not able to underscore 1.3 crore peoples. जब आपको पता था कि गेट खोलते ही वैक्सीनेशन बढ़ेंगे तो आपको उस हिसाब से अरेंजमेंट करना चाहिए। हमारे पास इतने सारे रिसोर्स हैं, इतने सारे IITs हैं, IIMs हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द नॉन प्लानिंग। आई डोंट नो हु इज़ प्लानिंग देम, बट स्टिल आफ्टर सम टाइम इट स्टार्टेड रनिंग एंड 1.33 करोड़ यानी कि 1.33 करोड़ लोगों ने पहले ही दिन रजिस्ट्रेशन करवाया है। और उसका जवाब स्टेट्स ये दे रही हैं कि हमारे पास जब वैक्सीन होंगी तब हम देंगे, रजिस्ट्रेशन कराने से मतलब नहीं है। वी आर एट द शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन। वाई? बिकॉज द टोटल ऑफ द 50% जो प्रोडक्शन होता है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रख लेती हैं, बाकी की 50% में प्राइवेट बॉडी और अलग अलग राज्य सरकारों को अलॉटमेंट दिया जाता है। और अभी जो सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट है, जो दिन का, जो शायद महीने का 7 या 8 करोड़ डोजेस प्रोड्यूस कर रही हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा है कि भैया हम 15 मई तक तो फुल है हमारी बुकिंग, उसके बाद ही कोई स्टेट से बुकिंग ले सकते हैं। तो गुजरात सरकार ने ये कहा है कि जब तक हमारे पास 1.5 करोड़ वैक्सीन के डोजेस नहीं आ जाते, हम वैक्सीनेशन स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। और हमने ऑर्डर भी दिया हुआ है 1 करोड़ कोविशील्ड का और 50 लाख कोवैक्सीन फ्रॉम द भारत बायोटेक हैदराबाद। सो दीज वेर 2 important न्यूज़। Now let us move on to the main editorial. So this editorial is about the New Delhi, the change in government. गवर्नमेंट के स्टैंस में, गवर्नमेंट के डेफिनेशन में जो हाल ही सेंट्रल गवर्नमेंट होम मिनिस्ट्री ने दिल्ली गवर्नमेंट के स्टेटस में पहले ही चेंज किया था, वो बिल संसद में लाया था, अब उसको उसने नोटिफाई किया है। तो देखते हैं कि बिल क्या है और जो ऑथर हैं उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और क्रिटिसाइज़ करने का ग्राउंड क्या है। तो पहले इसका हम पूरा बैकग्राउंड समझ लेंगे पॉलिटी एंगल से कि भाई दिल्ली क्या है, ठीक है, NCT जिसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी कहते हैं वो क्या है, वो क्यों अलग है और क्या चेंजेस हुए हैं, उसका बैकग्राउंड क्या था और क्यों, अगर इसकी आलोचना हो रही है तो क्यों आलोचना हो रही है, व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑन विच इट इज़ बीइंग क्रिटिसाइज्ड। सो अ कंप्लीट विजन विल बी देयर। सो फर्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, दैट इज़ MHA। भारत सरकार का गृह मंत्रालय के अंदर आती है कौन सी, जितनी भी यूटीज़ हैं वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट उनको देखता है और प्रेसिडेंट के बिहाफ पे होम मिनिस्ट्री उनको एडमिनिस्टर करती है। तो MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इज़ बीइंग एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑल द यूटीज़, बी इट NCT और नॉर्मल यूटीज़। तो अलग केंद्र शासित प्रदेश हो या फिर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हो, NCT, वो सब के सब MHA के आते हो। तो MHA ने एक नोटिफिकेशन दिया और उस नोटिफिकेशन में ये कहा गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो दिल्ली NCT एक्ट है 2001 में जो अमेंडमेंट हुआ है, उसके हिसाब से
मंगलवार रात से जो लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट है एलजी, वो दिल्ली सरकार का मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। इससे पूर्व क्या होता था कि दिल्ली सरकार का मतलब होता था दिल्ली की विधानसभा। तो वो दिल्ली की विधानसभा को हटकर अब दिल्ली सरकार का अर्थ होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर, यानी एक अपर हैंड दे दिया गया है नॉन इलेक्टेड बॉडी को इलेक्टेड बॉडी के ऊपर, और इसीलिए इसकी आलोचना हो रही है। ठीक है। चीफ मिनिस्टर जो अरविंद केजरीवाल है और उनकी कैबिनेट को अब लेफ्टिनेंट गवर्नर से हर एक पॉलिसी, हर एक डिसीजन का अप्रूवल लेना पड़ेगा। पहले ऐसा नहीं था। कुछ ही मामलों पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर को लग सकता था कि इम्पॉर्टेंट है या राष्ट्रीय नियमों से या स्टेट और कंकरेंट लिस्ट में कुछ विवाद पैदा कर सकता है, राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ जा सकता है, संसदीय कानून व्यवस्था के खिलाफ जा सकता है, उस पर वो प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति की राय ले सकते थे। लेकिन अब यह है कि वहाँ के दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को वहाँ पर नियुक्त किए गए एलजी जो कि प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट किनके एडवाइस पे काम करता है, तो एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि एक तरह से केंद्र सरकार का पूरा कंट्रोल हो जाएगा दिल्ली के सरकार पर, और दिल्ली की सरकार का मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर, दैट इज एलजी। तो किसी भी कानून, किसी भी नियम, किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने से पहले दिल्ली की सरकार को, यानी कि दिल्ली की विधानसभा यानी विधायिका को एलजी एग्जीक्यूटिव से पावर लेनी पड़ेगी। और यहाँ पर जाहिर सी बात है जब 3 अंग होते हैं सरकार के, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तो ये जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेटिव से अब बड़ा हो रही, क्योंकि उसको ज़्यादा शक्तियाँ दी जा रही हैं इन केस ऑफ एनसीटी यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, तो इसकी शक्तियाँ बढ़ाई गई हैं। ठीक है। अब देख लेते हैं कि कौन से विशेष अमेंडमेंट, कौन से अमेंडमेंट संशोधन किए गए हैं। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन, जैसे कि आपको पता ही है कि दिल्ली सरकार को अब कहा जाएगा, यानी कि दिल्ली सरकार का मतलब होगा एलजी ऑफ दिल्ली, जो पहले होती थी वहाँ की विधायिका यानी कि विधानसभा। एलजी की शक्तियों को बढ़ा दिया गया है। कोई भी नियम, पॉलिसी अप्लाई करने से पहले वहाँ की चुनी हुई सरकार को या मंत्रिमंडल को, जिसे कहते हैं कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनको वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है। एक्सपांड बाय रिक्वायरिंग द इलेक्टेड गवर्नमेंट टू सीक एलजीज ओपिनियन ऑन स्पेसिफिक मैटर्स फर्दर, ऐसे विषय जो एलजी को लगे कि वो स्पेसिफिक हैं उनके हिसाब से, यानी कि देखिए किस तरह से कानून से खेला गया है कि पहले तो बताया गया कि एलजी जो है चुनी हुई सरकार को, यानी मुख्यमंत्री को और कैबिनेट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एलजी से कुछ विशेष मुद्दों पर, कुछ स्पेसिफिक मुद्दों पर, कुछ विशेष मैटर्स पर उनसे सहमति लेनी आवश्यक होगी। और वो मुद्दे कौन से होंगे, इनका डिसीजन भी एलजी ही करेगा। यानी कि एलजी ही चाहे, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट चाहे तो बताए कि हाँ इन फलाने ढिकाने मुद्दे पर आपको हमसे विशेष राय, विशेष अनुमति लेनी पड़ेगी। और वो सारे मुद्दे को तय करने की शक्तियाँ भी एलजी की हैं, और उनको फिर परमिशन देने की शक्तियाँ भी एलजी की। यानी वर्चुअली एलजी चाहे तो किसी भी मुद्दे को उन कैटेगरी लिस्ट में डाल सकता है जिन्हें वो स्पेसिफिक समझे, और उन हर मुद्दों को वो डाल सकता है। और हर चीज़ पर, हर एक चीज़ पर प्रैक्टिकली, वर्चुअली अब क्या होगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट की सहमति आवश्यक होगी किसी भी पॉलिसी, नियम, कानून के इम्प्लीमेंटेशन में, जो कि दिल्ली सरकार, यानी कि जो दिल्ली की कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो COM जो सरकार चलाती है, जो रिस्पॉन्सिबल होती है, उसको अब पूछना पड़ेगा। और दिल्ली सरकार का मतलब होगा वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर। जो वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ की जो विधानसभा है, उसकी शक्तियों को डाइल्यूट कर दिया है, कम कर दिया है, वीकन्स द पावर बाय प्रोहिबिटिंग इट फ्रॉम मेकिंग रूल्स एंड कमेटी इन द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि हर वो नियम, हर वो विषय जिस पर वो कानून बनाएंगे, जिस पर वो पॉलिसी बनाएंगे, उन सब के लिए अनुमति कहाँ से लेनी पड़ेगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर से। और जाहिर सी बात है लेफ्टिनेंट गवर्नर किसके एडवाइस पर काम करता है, तो प्रेसिडेंट के एडवाइस पर काम करता है। और प्रेसिडेंट किसके एडवाइस पर काम करता है, तो प्रेसिडेंट जो है वो यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि केंद्र सरकार के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पर काम करता है। और जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार का दिल्ली की सरकार पर एक अपर हैंड होगा, एक पूरी तरह से जिसे आप कह सकते हैं कि दिल्ली की सरकार एक नाम मात्र की कठपुतली सरकार बनकर रह जाएगी, और यही इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है। अब इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। बैकग्राउंड ये था कि 69th अमेंडमेंट के तहत आर्टिकल 239AA जोड़ा गया संविधान में, और ये आर्टिकल मुख्यतः दिल्ली जैसे NCT, नेशनल कैपिटल टेरिटरी को डील करने के लिए उससे रिलेटेड जितने भी प्रावधान थे, किस तरह से उनमें शासन प्रशासन चलेगा, उसका ध्यान रखने के लिए आर्टिकल 239AA संविधान में संशोधित करके लिखा गया था। और ये बताता था कि यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली है
वो एलजी उसका जो है वो प्रशासनिक यानी कि एग्जीक्यूटिव हेड होगा, जो कि वहाँ की चुनी हुई सरकार यानी कि लेजिस्लेटिव विधानसभा के एड एंड एडवाइस पर काम करेंगे। ये ओरिजिनल आर्टिकल में था। और असेंबली के पास ये शक्ति है कि उनको हर मुद्दे पर एड एंड एडवाइस दे सके, लेकिन केवल उन मुद्दों को छोड़कर, जैसे कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, यानी कि ज़मीन और पुलिस के रिलेटेड जो भी मुद्दे होंगे उनसे जुड़े मुद्दों पर छोड़कर बाकी हर मुद्दों पर लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट को बाकी वहाँ की चुनी हुई सरकार द्वारा जो विधानसभा बनती है उन विधानसभा के मेंबर्स यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से एड एंड एडवाइस पर काम करना होगा। और यूटी के जो हेड होंगे, एग्जीक्यूटिव हेड होंगे, दैट विल बी द लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल अमेंडमेंट में दिया गया था और उसमें 3 चीज़ों का एक्सेप्शन था, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। फर्दर उसमें यह भी कहा गया था कि एलजी को या तो खुद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि दिल्ली सरकार जो पहले थी उनकी विधानसभा के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड ऑर्डर्स पे काम करना होगा, या तो प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स पे काम करना होगा, यानी कोई इंडिपेंडेंटली कुछ काम नहीं कर सकते। ये उनमें निश्चित बांध के दिया गया था। आर्टिकल 239 ये भी बताता है कि उनको जो कोई मैटर लगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर को कोई मैटर अगर ऐसा लगे कि उन्हें प्रेसिडेंट की राय इस पर लेनी होगी, तो वो जाहिर सी बात है उस मैटर को, उस बिल को, उस पॉलिसी को रिजर्व रख सकते थे और उस पर प्रेसिडेंट की राय यानी कि भारतीय राष्ट्रपति की राय ले सकते थे और तब तक वो पॉलिसी, वो बिल इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आती। लेकिन इस वजह से क्या हो रहा था कि डुअल कंट्रोल हो रहा था। एलजी को और इलेक्टेड गवर्नमेंट दोनों के बीच में क्या होता कि दोनों को समान रूप से शक्तियाँ दे दी गई थी। एक तरफ तो था कि एलजी जो है वो चुनी हुई सरकार के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पर काम करेंगे। दूसरा ये था कि वो चाहे तो कुछ मैटर्स को प्रेसिडेंट के लिए भी रिजर्व रख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि दोनों को जब समान शक्तियाँ दे दी गई तो दोनों में एक डुअल पावर टसल शुरू हो गया। और इसी बात पे जब कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में 2018 में जब जजमेंट आया जस्टिस चंद्रचूड़ का, तो उन्होंने कहा कि यस, एलजी के पास कुछ शक्तियाँ हैं लेकिन वो इंडिपेंडेंट नहीं है, सो ही हैज़ नॉट एन इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर। सेकेंड, जब यहाँ पर जो शब्द एनी मैटर, वो एवरी मैटर नहीं है, यानी कुछ विशेष विषय हर विषय नहीं हो जाता कि आप हर विषय पर राष्ट्रपति की अनुमति नहीं ले सकते। यहाँ पे जो एनी मैटर लिखा गया है इसका मतलब ये नहीं कि वो एवरी मैटर है। दैट मीन्स यू कैन टेक द रिविजन और यू कैन टेक द ऑर्डर, यू कैन टेक द जजमेंट, यू कैन टेक द apprehension of the President of India on specific matters, not on every matter. That means you cannot send each and every bill, हर एक तरह के पॉलिसी डिसीजन, हर एक तरह के बिल, हर एक तरह की पॉलिसीज़ को आप प्रेसिडेंट के ऑर्डर के लिए या एक्सेंट के लिए रिजर्व नहीं कर सकते हैं। अपनी पावर का आप मिस यूज़ नहीं कर सकते हैं। एक साफ साफ क्लियरली उस जजमेंट में लिखा गया था। और यहाँ पर एक शब्द का यूज़ किया गया जिसका नाम था कंकरेंट। कंकरेंस इज़ नॉट नीडेड, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर्स का कंकरेंस हर जगह नीडेड नहीं है। 2 तरह की वर्ड होती है, एक होता है कंसल्टेशन और एक होता है कंकरेंस। कंसल्टेशन यानी कि विमर्श, जिसमें सामने वाले व्यक्ति से बातचीत की जाए लेकिन उसकी जो मत है, दैट उसका व्यू है, वो मानना ज़रूरी नहीं है। लेकिन कंकरेंस में क्या होता है, कंकरेंस में सामने वाले व्यक्ति की, 2 व्यक्ति के बीच में कोई मुद्दे पे बात हो रही हो तो दोनों की सहमति आवश्यक है, यानी यहाँ कंसल्टेशन में दोनों की सहमति आवश्यक नहीं है। और इसीलिए इसे कहा गया कि एलजी के से आप कंसल्ट करने की पावर है आपके पास, कंकरेंस की पावर नहीं है। हर मैटर में आप कंकरेंस की शक्ति आपको नहीं दी गई है, आपके पास कंकरेंस की शक्ति है लेकिन कुछ ही मैटर्स में है, और वो भी तब जब आप उस मैटर को, उस बिल को राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति के डिसीजन के लिए रिजर्व कर रहे हो। तो ये साफ साफ क्लियर जजमेंट 2018 में जस्टिस चंद्रचूड़ द्वारा दिया गया था। लेकिन इसको ओवरटर्न करने के लिए सरकार ने जो नया अमेंडमेंट लाया, और इसीलिए इसके कंसर्न्स क्या क्या हैं, तो इस पर चिंता ये हो रही है कि सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसके खिलाफ जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि हर मैटर, एनी मैटर इज़ नॉट एवरी मैटर। ठीक है, आप हर मैटर को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व नहीं रख सकते, तो इससे फिर चुनी हुई सरकार का मतलब ही क्या होगा। जब सारा काम एलजी खुद ही कर रहा है तो फिर दिल्ली की सरकार चुनने का अर्थ क्या है। तो जाहिर सी बात है कि जो डिमीनिंग द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, जो लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार के मुखिया को आप किसी एक नियुक्त किए हुए व्यक्ति के अंदर रख रहे हैं हर एक डिसीजन के लिए, तो जाहिर सी बात है वो क्या हुआ, एक चुनी हुई लोकतंत्र में इसका कोई विधान सही नहीं होगा, लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। दूसरा, इंडियन फेडरल पॉलिटी, जो भारतीय संघवाद है, ये बात अलग है कि भारत एक यूनियन है, कंप्लीट फेडरल नहीं है, एक क्वासी फेडरल स्टेट्स है। अमेरिका की तरह हमारा फेडरलिज्म नहीं है। हमारा स्टेट फेडरलिज्म ऐसा है जहाँ पे स्टैंडर्ड जो है, सेंटर जो है वो एक स्ट्रॉन्ग फेडरलिज्म, लेकिन फिर भी संघवाद है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, शक्ति का विकेंद्रीकरण है। और इससे क्या होगा कि शक्ति का विकेंद्रीकरण नहीं हो पाएगा ठीक से, और चुनी हुई लोगों की आवाज़ जो है वो दब जाएगी और एक बड़ी संख्या
दिल्ली में 1 करोड़ लोगों के आसपास है और उनके पास कोई अपना नुमाइंदा रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं होगा और वो बिना रिप्रेजेंटेटिव के ही काम करेंगे, यानी केंद्र सरकार के नीचे काम करेंगे, तो ये लोकतंत्र के भी खिलाफ है, संघवाद के भी खिलाफ है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आया था उसके भी खिलाफ है। तो ये जो है इनकी विशेष इस पर आपत्तियाँ। तो ये हमने पूरा समझा कि बिल क्या था, क्या क्या अमेंडमेंट लाए, इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख था और क्यों इसकी आलोचना हो रही है। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। यह आर्टिकल बेसिकली आप देखेंगे कि यूएस और उनके व्यवहार पर एक मिलिट्री के ऑफिसर हैं, उन्होंने बताया कि कैसे यूएसए को अपना हर मौसम का साथी समझना एक बहुत बड़ी भूल है। कुछ एग्जांपल्स उन्होंने दिए हैं, जैसे कि आपको पता है कि जैसे अभी हम वैक्सीन की शॉर्टेज, जो वैक्सीन के लिए जो रॉ मटेरियल्स हमें लगते हैं, खास करके प्लास्टिक बैग्स हो या मीडिया फाइल्स हो या मीडिया राइफल्स हो, अलग से स्पेशल वायल्स हो, स्पेशल केमिकल्स हो, इस तरह की चीज़ें यूएस में सबसे ज़्यादा बनती हैं और सबसे ज़्यादा स्टोर्ड भी हैं। तो यहाँ इंडिया की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने यूएस को कहा कि आप इन पर जो डिफेंस ऑफ यूएसए के अंदर एक्ट लगा दिया उन्होंने, ताकि ये चीज़ें बाहर ना जा सकें और उनकी कंपनी को, फाइज़र हो या मॉडर्ना, उनको फ़ायदा हो, उनके लोगों को फ़ायदा हो और बाहर के लोग इन चीज़ों को ना बना सके, उनसे फ़ायदा ना अर्जित कर सकें। इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने इस पर रोक लगा दिया था। हालांकि बात करने पर उन्होंने इसको रिलीज़ किया और उन्होंने वादा किया है कि हम इन पर कोई सप्लाई की कमी भारत में नहीं होने देंगे, कि भारत ने हमारी मदद की थी। लेकिन ये कुछ केसेस के एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे हाल ही में यूएस के जो जॉन पॉल नाम का शिप, एक फ्लीट है, 7th फ्लीट का एक पार्ट है, वो हमारी टेरिटरी में बिना परमिशन के घुसा है। और ना कि घुसा है, उसने कहा भी कि हम आपकी जो अनक्लॉज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज को नहीं मानते, हम मानते हैं फोनॉप, यानी कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑफ ऑपरेशन। तो हम जो इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानते, भारत की जो नियम है, जो 200 नॉटिकल माइल अपनी समुद्री तट से 200 नॉटिकल माइल से पहले जिसका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, वहाँ पर कोई भी मिलिट्री इक्विपमेंट, यानी नॉर्मल जहाज़ तो आ सकते हैं, ट्रेड व्यापार वाले जहाज़, लेकिन कोई मिलिट्री शिप को मिलिट्री एक्सरसाइज करने से पहले भारत से परमिशन लेनी आवश्यक है। उस नियम को वो नहीं माना, बिना मर्जी के एक तो घुसे भी, और उन्होंने बाकायदा प्रेस रिलीज़ करके कहा भी कि हम उस नियम को नहीं मानते, हम मानते हैं फोनॉप को। ये एक कंडीशन दिखाई। दूसरी कंडीशन बता रहे हैं कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान वाले, जब तक उसको अफ़गानिस्तान में काम था तब तक पाकिस्तान उसका मित्र था, जैसे ही उसको अफ़गानिस्तान से काम हट गया तो पाकिस्तान उसका मित्र नहीं हो। तो कल को क्या भरोसा हो कि जब चीन को उसको बैलेंस नहीं करना हो तो वो भारत को भी छोड़ दे। तो इस तरह की चीज़ें वो बता रहे हैं कि किस तरह से भारत को यूएसए जो है वो चीन के खिलाफ यूज़ कर रहा है। तो उसका भारत और अमेरिका कोई विशेष दोस्त है ऐसा नहीं, यूएसए के कोई दोस्त नहीं है। यूएसए के लोग, अमेरिका जो है वो केवल और केवल अपनी प्रॉफिट देखता है और वहाँ के लोग देखते हैं डॉलर्स एंड डॉलर्स। सो अमेरिकन्स आर मोर एंड मोर इंटरेस्टेड इन डॉलर्स रादर देन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड, एंड फॉर द टाइम सेक दे कैन इवन सेल their own country for the sake of dollars. This is what the author is being saying, and we should be very much skeptical. We should be very much razy in complete friendship with USA, क्योंकि USA अपने काम पर ही मदद करता है, दूसरे के काम पर मदद करे ऐसा कोई उसका इतिहास आज तक देखने नहीं मिलता है। चाहे वो अफगानिस्तान में हो, पाकिस्तान के साथ हो, वियतनाम के साथ हो, कोरिया के साथ हो, साउथ कोरिया के साथ हो, जापान के साथ हो, इवन फॉर जैसे चाइना के साथ हो। कभी उसने चीन का समर्थन किया था और आज समर्थन नहीं कर रहा है। चीन के बदले उसे भारत जब तक प्रॉफिट देगा तब तक भारत के लिए खड़ा रहेगा। तो ये उसकी रियलिटी चेक कर रहे हैं कि हमें इन सब से एक लेसन लेना चाहिए कि किस तरह से अभी जब उसकी जग हंसाई हुई यूएसए की कि नहीं देखिए कैसे लोग हैं, वैक्सीन नहीं दे रहे, जब हमने उनको हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन देने में कोई देरी नहीं लगाई थी और वैक्सीन के इक्विपमेंट्स को देने में रोक लगा रहे थे, और अभी भी बात हुई, अभी तक कोई शिपमेंट वहाँ से आया नहीं है। उनके पास 4 करोड़ के आसपास वैक्सीन रिजर्व में उन्होंने करके रखा है ताकि कभी मुश्किल वक्त में काम है। इस तरह के वैक्सीन वो हो सकता था दूसरे देशों को, गरीब देशों को दे सकते थे, जिसके कंपैरिजन भारत ने करीबन 1 करोड़ वैक्सीन तो दूसरे देशों को बांटा है। तो इस तरह से वो कंपेयर करके बता रहे हैं कि यूएसए जो है वो कोई रिलायबल दोस्त नहीं है, भरोसे का साथी नहीं है। जब तक उसका फ़ायदा होगा तभी तक आप उसके साथ रह सकते हैं, इसलिए यूएसए को अपना कंप्लीट दोस्त मानना सही नहीं है। एक और कंडीशन दी है काटसा ये एग्रीमेंट है, जो कोई देश जो अमेरिका के दुश्मनों के साथ दोस्ती रखता है उसके खिलाफ सैंक्शन लगाने का एक नियम है। तो जाहिर सी बात है कि जब रसिया से हम S-400 डिफेंस मिसाइल खरीद रहे हैं तो उसमें भी वहाँ विरोध की आवाज़ उठ रही है और वो हमें काटसा के तहत उसमें सैंक्शन लगाने की बात चल रही है। लेकिन हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को बहुत क्लियर रखना है और हमको करना है कि ना हम आपके तरफ है ना हम रशिया की तरफ है, हम आ रहे हैं नेशनल इंटरेस्ट। हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारी विदेश नीति जो है हमारे राष्ट्रीय हितों के हिसाब से चलती है। वी वर्क टुवर्ड्स आवर नेशनल इंटरेस्ट, नॉट वर्क टुवर्ड एनी अदर इंटरेस्ट, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर गेनिंग फ्रॉम इट। सो ये इनका एक कम्युनिटी चेक था। इसमें जानने की 3-4 चीज़ें हैं कि आप इसको अगर इंडिया यूएस रिलेशनशिप में लिखना चाहें तो साफ साफ लिख सकते हैं कि यूएसए इज़ अ फ्रेंड, येस इट इज़ अ टेक्नोलॉजिकल लीडर, इट इज़ एन इकोनॉमिक लीडर, बट इट इज़ अ नॉन रिलायबल फ्रेंड, citing certain examples. So this was all for today's video. Till then,
Stay home, stay safe, get vaccinated, wear mask properly, and together we can fight this battle, we can fight this pandemic, and we will make corona go away. Thank you. Have a nice day.